हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान बुक का, जो हमने स्टार्ट किया है 7 चैप्टर्स को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज स्टार्ट फ्रॉम राज्यों का पुनर्गठन। इससे पहले हमने संविधान का निर्माण पढ़ा, एक महान विपत्ति के बारे में और भी चीजें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद होगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। परंतु स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था और इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। अतः यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है या झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे और इसलिए जगह जगह असंतोष फैला हुआ था। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। अक्टूबर 1952 ईस्वी में वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पॉट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए और 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पॉट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। आप देख सकते हैं इन्होंने कितने दिनों का अनशन किया। इन्होंने 58 डेज का अनशन किया, बिना खाए पिए इन्होंने। ये है गांधीवादी नेता पॉट्टी रामुलु। तो इनका निधन हो गया और व्यापक विरोध के कारण केंद्र सरकार को आखिर यह मांग माननी ही पड़ी और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। नव राष्ट्रभाषा की समस्या क्या थी? संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी स्वतंत्र भारत की सामान्य भाषा होगी, परंतु भारत के संविधान ने आरंभ में 14 भाषाओं को भारत की अधिकृत भाषाएं स्वीकार किया। ये भाषाएं थी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। और इसके बाद इस सूची में सिंधी को शामिल किया गया और बाद में 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन में 3 अन्य भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भी अधिकृत भाषाएं मान लिया गया और 2003 ईस्वी में संविधान के संशोधन में 4 और अन्य भाषाओं को लाया गया, जिसमें डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो को भी इस सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। और अब 22 भाषाओं को भारत की अधिकृत भाषाएं मान लिया गया है। सामान्य भाषा का होना अति आवश्यक है और संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को सामान्य भाषा माना गया है, परंतु 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ सामान्य भाषा के रूप में प्रयोग करने का प्रावधान किया गया था तथा इसके पश्चात अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का ही पूर्णतः सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने का प्रावधान किया गया था। परंतु दक्षिणी राज्यों में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के विरोध में हुए आंदोलनों के कारण अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ अधिकृत भाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। नाउ आर्थिक विकास और पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए सन 1950 ईस्वी में एक योजना आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा
अपना कार्य करने का निश्चय किया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में आरंभ हुई और सन 2012 ईस्वी तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक रखा गया। भारत ने कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और साक्षरता दर में भी काफी वृद्धि हुई है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर में भी कमी आई है। ये था स्टूडेंट्स आपका 7 चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।